अरे नौजवान, कुछ दिनों बाद कब? कोई नंबर तो दे दो, मिस्टर हैस ने घबराहट में कहा। अगले शनिवार। नंबर है 555099। ईथन ने ग्रेस का नंबर दिया और फिर टैंक के साथ वहां से चला गया। टैंक मोटरसाइकिल चलाते हुए उलझन में पूछने लगा, ईथन, क्या तुम वाकई वो कबाड़ खरीदना चाहते हो? ईथन मुस्कुराया। दूसरों के लिए वो बिजली का कचरा है, लेकिन मेरे लिए खजाना। हम बड़ा मुनाफा कमा पाएंगे या नहीं, ये उस जत्थे की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अह, तो फिर कल ही चलकर क्यों नहीं देख लेते? टैंक, तुम बुद्धू हो। अगर उन्हें लगा कि हम वाकई खरीदना चाहते हैं, तो वे दाम बढ़ा देंगे। हमें उन्हें इंतजार कराना होगा और अपना असली इरादा छिपाना होगा, ताकि हम कीमत को जमीन पर ला सकें। ओह, तो ये बात है। ईथन, तुम कमाल हो। मैं समझ गया। मिस्टर हेज को प्रोफेसर हॉल में बदलें ताकि वे यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट ऑफिसर के किरदार के साथ मेल खा सके और उन्हें पार्ट सप्लायर से अलग पहचाना जा सके। नैरेटिव अलाइनमेंट। इंग्लिश टेक्स्ट में शुरुआत में एक जन्मदिन की पार्टी का दृश्य शामिल था, जो दिए गए चीनी स्रोत टेक्स्ट में मौजूद नहीं था। उसे ठीक वही खत्म करने के लिए समायोजित किया गया है, जहां चीनी स्रोत ईथन द्वारा कंप्यूटर की मरम्मत करने और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए इसे ग्रेस को देने की उम्मीद के साथ समाप्त होता है। सोर्स टेक्स्ट वेरिफिकेशन। वुडपेकर जोक और मिल्क मूंछों वाले दृश्यों को दिए गए चीनी टेक्स्ट के साथ सत्यापित किया गया था, जो बिना नंबर वाले ब्लॉक में दिखाई दिए, और उन्हें बरकरार रखा गया। शाम का आसमान बैंगनी रंग की ओट में छिपा जा रहा था और वेन टैंक टर्नर अपनी साइकिल पर ईथन फोर्ड को घर छोड़ने के लिए तेजी से पैडल मार रहा था। जैसे ही वे कमर्शियल इलाके के पास सब्जी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक दुकान के सामने से गुजरे, ईथन ने टैंक के कंधे को थपथपाया। रुको टैंक, यहाँ रुको। क्या हुआ भाई? मैं एक फोन खरीद रहा हूँ। आजकल इसके बिना गुजारा नहीं है। ईथन साइकिल के पीछे से उतरा। यही रुको, मैं बस अभी आया। दुकान तंग थी। कांच के काउंटर पेजर्स, भारी लैंडलाइन फोन और नए सेल फोन से भरे पड़े थे। वहां पुराने फोन के बदले नए फोन लेने का एक सेक्शन भी था। ईथन सीधा अपने इनाम की ओर बढ़ा। एक पुराना नोकिया 3310। नया होने पर ये ईंट जैसे फोन लगभग $150 के आते थे। दुकान के मालिक ने, जिसके नाखूनों के नीचे ग्रीस लगी हुई थी, एक पुराने फोन की बोली $80 से शुरू की। ईथन ने झुककर अपना पूरा आकर्षण और एक अनुभवी सौदेबाज की तर्क शक्ति लगा दी। 5 मिनट की बहस के बाद उसने दुकानदार को $60 पर मना लिया। उसने $20 और दिए एक प्रीपेड सिम कार्ड के लिए, जिसमें ठीक ठाक मिनट्स थे। कुल $80। ईथन ने उस ग्रे रंग के डिवाइस को हाथ में लिया और उसकी मजबूती को महसूस किया। 3310 उस समय का बादशाह था। अटूट, भरोसेमंद, मैसेज भेजने में सक्षम, और सबसे बड़ी बात, इसमें स्नेक गेम था। आखिरकार मैं जुड़ गया हूँ। ईथन बाहर निकला और टैंक को अपना फोन दिखाया। अपनी आंखें सेंक लो, टैंक। अब हम मोबाइल हो गए हैं। अरे नहीं, मुझे देखने दो। टैंक ने उसे झपट लिया और उस प्लास्टिक की ईंट को ऐसे पकड़ा जैसे वो सोने की बनी हो। भाई, मैंने इन्हें विज्ञापनों में देखा है, पर कभी हाथ में नहीं पकड़ा। ईथन ने उसे मैसेज करना और मेन्यू चलाना सिखाया। टैंक उसे ऐसे देख रहा था जैसे ईथन कोई बड़ा हीरो हो। इस पर लार मत टपकाओ। ईथन हंसा और उसकी पीठ थपथपाई। मेरे साथ रहो। एक बार जब हम अच्छी कमाई करने लगेंगे, तो मैं तुम्हें भी एक दिला दूंगा। सच में? ईथन, लव यू भाई, टैंक चिल्लाया, जिससे एक रागीर उसे घूरने लगा। शांत हो जाओ, टाइगर। मैं उधर ही आ रहा हूं। अंधेरा हो रहा है, चलो चलते हैं। 7 बजे के बाद का समय था जब ईथन ने अपने घर के दरवाजे पर कदम रखा। मिडल फ्लोफ और खुशबूदार ग्रेवी की महक उसे तुरंत महसूस हुई। बहुत अच्छी महक आ रही है माँ। आज क्या खास बात है? ईथन ने अपने जूते उतारते हुए आवाज दी। मैरी फोर्ड रसोई से बाहर आई, अपने हाथ तौलिए से पोंछते हुए। देखो, किसे आखिरकार घर आने का समय मिल गया। तुम दिन भर बाहर घूमते रहे, जबकि ग्रेस यहाँ घर के कामों में मेरी मदद कर रही थी। जाओ, हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। ईथन ने लिविंग रूम की ओर देखा। ग्रेस मिलर सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी।
वो बिल्कुल किसी परी की तरह शांत बैठी थी, हालांकि ईथन उसे बेहतर जानता था। वो उसकी ओर मुड़ी। तुम और टैंक कहाँ गए थे, ईथन? उसने पूछा। उसके लहजे में थोड़ी शिकायत थी। मुझे बुलाना जरूरी नहीं समझा? ईथन पास गया और अपनी आवाज धीमी की। रिलैक्स। हम बस कुछ कंप्यूटर ठीक कर रहे थे। एक ही दिन में मेरी याद आने लगी। ग्रेस के गाल गुलाबी हो गए। अपने सपनों में सोचना, तुम्हारे जैसे बुद्धू को भला कौन याद करेगा? उसने नाक सिकोड़ ली। ईथन, खाना खाने के बाद मेरे पास आना। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ईथन रुका। मेरे लिए? खाने के बाद पता चलेगा, उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा। ईथन ने अपना सिर खुजलाया। वो क्या योजना बना रही थी? क्या ये कोई प्रैंक था? उसे सतर्क रहना होगा। उसने अपने हाथ धोए और मेज पर बैठ गया। तभी उसके पिता फ्रैंकफोर्ड थके हुए अंदाज में अंदर आए। डैड, लेट शिफ्ट? ईथन ने पूछा। यूनियन मीटिंग। फ्रैंक आ भरकर अपनी कुर्सी पर धंस गए। मिल के लोग एक कमेटी बना रहे हैं ताकि शहर जाकर सुविधाओं के बारे में जवाब मांग सके। मुझे वोट देने के लिए रुकना पड़ा। उन्होंने अपना सिर हिलाया। ट्राई स्टेट स्टील में सब गड़बड़ है। मैंने सुना है कि जॉर्ज मिलर को पिट्सबर्ग भेजा गया है ताकि यूएस स्टील के साथ विलय की बात की जा सके। कर्मचारी खुश नहीं हैं। ईथन खामोशी से सिर हिलाता रहा। उसे इतिहास पता था। ट्राई स्टेट स्टील अगले साल तक नहीं बच पाएगी। ये उन हजारों फैक्ट्रियों में से एक थी जो बंद होने वाली थीं या किसी बड़ी कंपनी द्वारा निगल ली जाने वाली थीं। छंटनी की एक बड़ी लहर आने वाली थी। सब ठीक हो जाएगा, डैड। जब मुश्किल आएगी तब देख लेंगे, ईतन ने भरोसा दिलाते हुए कहा। खाने की मेज पर काम की बातें नहीं। मैरी ने एक कटोरा रखते हुए टोक दिया। खाओ। रात का खाना किसी दावत से कम नहीं था। मीट लोफ, मैश किए हुए आलू, बेकन के साथ बीन्स और क्लैम चाउडर, जो वाकई बहुत स्वादिष्ट था। ईथन जानता था कि ग्रेस की मौजूदगी ने ही खाने के मेन्यू को इतना शानदार बना दिया था। रात के खाने के बाद ग्रेस और ईथन उसे पचाने के लिए नीचे टहलने गए। रिहायशी इलाका शांत था और सड़क की पीली रोशनी में लंबी परछाइयां बन रही थीं। ठीक है, ग्रेस ने उसे रोकते हुए और अपनी हथेलियों से उसकी आंखों को ढंकते हुए कहा। इन्हें खोलना मत। तुम मुझ पर हमला करने की कोशिश क्यों कर रही हो? ईथन ने मजाक किया। अपने सपनों में सोचना, बदतमीज, ग्रेस तुनक कर बोली। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास एक सरप्राइज है। इन्हें बंद रखो। उसने अपने हाथ हटा लिए। ईथन ने एक आंख खोलकर झांका। ग्रेस ठीक उसके सामने खड़ी थी। तुमने झांका। तुम बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो। मैंने कुछ नहीं देखा, कसम से। पीछे मुड़ो। दीवार की तरफ मुंह करो। हिलना मत। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसकी त्वचा कोमल और गर्म थी और उसने उसे पीछे घुमा दिया। ग्रेस के हाथ छुड़ाने से पहले ईथन ने एक पल के लिए उसका हाथ दबाया। अरे छोड़ो, वो फुसफुसाकर बोली, हालांकि उसकी आवाज में सचमुच का गुस्सा नहीं था। अभी नहीं, रुको। उसे उसके कदमों की दूर जाने की आवाज आई। फिर साइकिल की चेन की चरचराहट सुनाई दी। एक पल बाद वो वापस आई। ठीक है, अब मुड़ो। ईथन मुड़ा। ग्रेस वहां चमकते चेहरे के साथ खड़ी थी। उसने एक बिल्कुल नई धात्विक नीले रंग की श्विन माउंटेन बाइक का हैंडल पकड़ रखा था। उसने इसके लिए अपनी 2 साल की पॉकेट मनी बचाई थी, जो लगभग $130 थी। ईथन की पुरानी साइकिल लोहे का कबाड़ थी, जिसकी चेन हर दूसरे मील पर उतर जाती थी। वो चाहती थी कि उसके पास कुछ भरोसेमंद चीज हो। ये मेरे लिए है? ईथन ने साइकिल को देखते हुए पूछा। हाँ, क्या तुम्हें ये पसंद आई? ईथन के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगीं। उसने अभी अभी एक फोन खरीदा था और जल्द ही एक कार खरीदने की योजना बना रहा था, और यहाँ ग्रेस अपनी पूरी जिंदगी की बचत उसकी एक साइकिल पर खर्च कर रही थी ताकि उसे पैदल न चलना पड़े। ये कमाल की है, ईथन ने एक बड़ी मुस्कान लाते हुए कहा। ग्रेस, ये अविश्वसनीय है। तुम उत्साहित नहीं दिख रहे, उसने कहा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ने लगी। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं इसे वापस कर सकती हूँ। नहीं, क्या मजाक कर रही हो? मुझे ये बहुत पसंद आई। ये एक श्विन है। ईथन ने हैंडल पकड़ा। यार, इसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे। मेरे पास जो एक एक पैसा था, सब लग गया, उसने गर्व से बताया। मैं सच में भावुक हो गया हूँ। सच में, इधर आओ। उसने उसे गले लगा लिया। ईथन, तुम मुझे भींच रहे हो।
मुझे रोने के लिए एक कंधे की ज़रूरत है। मैं बहुत खुश हूँ। उसने अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया। उसके बालों से वनीला और बारिश जैसी महक आ रही थी। ठीक है, अब हटो। उसने उसे पीछे धकेला, फिर अपनी बाँह उसके गले के चारों ओर डालकर उसे हेडलॉक में जकड़ लिया। ये मत सोचना कि गले मिलने से तुम अपनी बदतमीजियों से बच जाओगे। आउच! हार मान ली। ईथन ने उसकी बाँह पर थपथपाया। ये तो गलत चाल है। तुम इसी के लायक हो। वे हंसते हुए एक दूसरे से अलग हुए। तभी मैरी कूड़े का थैला लेकर इमारत से बाहर आईं। वो ठिठक गईं। ईथन और ग्रेस भी जम गए। मैरी को ऐसा लगा जैसे वे बहुत ही करीबी अंदाज में गले मिल रहे थे। माँ, हम बस कुश्ती कर रहे थे, ईथन ने जल्दी से कहा। ग्रेस ने तुरंत उसे छोड़ दिया और अपनी शर्ट ठीक करने लगी। नमस्ते मिसेस फॉर्ड, बस कूड़ा फेंकने में मदद कर रही हूँ। उसने मैरी के हाथ से थैला झपटा और डंपर की ओर दौड़ गई। मैरी ने ईथन को एक नज़र देखा। बेटा, क्या तुम फिर से ग्रेस को परेशान कर रहे हो? नहीं, उसने मुझे हेडलॉक में पकड़ रखा था। उसके साथ अच्छे से पेश आया करो, मैरी ने अंदर जाते हुए चेतावनी दी। ग्रेस दौड़कर वापस आई। क्या उन्होंने मान लिया? उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। इसके लिए शुक्रिया। ग्रेस खिलखिलाकर हंसी। चलो अब इसे चलाकर देखते हैं। मैं पीछे खड़ी होंगी। कहाँ चलना है? शहर की मुख्य सड़क की ओर। मुझे मिल्कशेक पीना है। बैठो। शहर की मुख्य सड़क नदी के पास के कुछ ब्लॉक थे, जहां पुराने गोदामों को दुकानों और खाने पीने की जगहों में बदल दिया गया था। स्टील मिल के हर व्यक्ति के लिए ये पसंदीदा जगह थी। वहां भोजनालय, बार, रेहड़ी पटरी वाले और नियॉन लाइटें थीं। ईथन ने नई साइकिल को सड़क के किनारे खड़ा किया। आज रात यहाँ कुछ ज़्यादा ही शांति है, ग्रेस ने गौर किया। शनिवार को यहाँ पैदल चलने वालों की बहुत भीड़ होती थी, लेकिन आज भीड़ कम थी। मिल में होने वाली छंटनी की आशंका की वजह से लोग अपने खर्च कम कर रहे थे। तुम क्या देखना चाहती हो? ईथन ने पूछा। चलो कपड़े देखते हैं, ग्रेस ने सुझाव दिया। या शायद मैं पैसे दूंगा, ईथन ने कहा। वे स्टॉल्स के बीच घूमने लगे। अपनी लड़कों जैसी ऊर्जा के बावजूद ग्रेस को खरीदारी करना पसंद था। वो एक्सेसरीज और कपड़ों वाले एक बूथ पर रुकी। उसकी नज़रें इनरवियर के डिस्प्ले पर टिकी। क्या कुछ खास ढूंढ रही हो प्यारी? बूथ चलाने वाली उम्रदराज महिला ने आंख मारकर पूछा। लेस वाला, कॉटन, या सिर्फ देख रही हो? बस देख रही हूँ, ग्रेस बुदबुदाई। उसका चेहरा शर्म से गर्म हो गया। अपने बॉयफ्रेंड से पूछ लो, वो महिला मुस्कुराई। देखना तो आखिर उसे ही है ना? ग्रेस का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझसे तो नहीं छिप सकता। महिला हंसी। तुम दोनों एक प्यारे जोड़े लगते हो। ग्रेस ने लेस वाली दो बेज रंग की चीजें चुनी। कितने की है? हर एक 15 की, कुल $30। ग्रेस ने अपने होंठ चबाए। शायद अगली बार। ईथन बीच में आया। ठीक है, हम इन्हें लेंगे। उसने मेज पर नकद पैसे रखे। ईथन, मेरी तरफ से दावत। इसे साइकिल के लिए शुक्रिया समझो। महिला ने उन्हें थैले में पैक कर दिया और मुस्कुराई। ये बहुत प्यारा लड़का है। प्यारी। वे वहां से चल दिए। ग्रेस ने थैले को ऐसे पकड़ रखा था जैसे उसमें कोई चोरी का माल हो। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें सहारे की जरूरत है और मैं सहारा देता हूँ, ईथन ने सपाट चेहरे से कहा। ग्रेस ने उसकी बांह पर जोर से चिकोटी काटी। चुप रहो। इसके बाद वे खाने के स्टॉल पर गए। उन्होंने कॉर्न डॉग्स लिए और ओल्ड लिंस डाइनर की तरफ टहलने लगे, जो अपने शेक और मिठाइयों के लिए मशहूर एक छोटी सी दुकान थी। उन्होंने बाहर आंगन में एक प्लास्टिक की मेज चुनी। तुम्हें क्या चाहिए? जिंजर वनीला शेक, ग्रेस ने कहा। मैं कोकोनट सागोश लूंगा। और मेरा वाला चुराना मत, ईथन ने चेतावनी दी। नहीं चुराऊंगी। 2 शेक और 1 फ्राइज, ईथन ने मिस्टर लिन को ऑर्डर दिया। अभी आया। मिस्टर लिन खिड़की से बाहर झुंके। ईथन, ग्रेस, तुम दोनों को काफी समय से नहीं देखा। पढ़ाई जमकर कर रहे हो? बोर्ड परीक्षा आने वाली है, ग्रेस ने कहा। अच्छा है, अच्छा है। अपना सारा समय एक दूसरे से का निहारने में मत बिताना, लिन ने मजाक किया। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ग्रेस ने विरोध किया। लेकिन लिन तब तक मिक्सर चलाने में लग चुके थे। हर किसी को क्यों लगता है कि हम डेट कर रहे हैं? ग्रेस ने एक फ्राइज खाते हुए शिकायत की। क्योंकि मैं हूं ही इतना आकर्षक, ईथन मुस्कुराया। अपने सपनों में
खैर, तुम यहाँ हो, तुम्हारी तो यही इच्छा है। वे कुछ देर तक शांति से बैठकर लोगों को देखते रहे। ग्रेस ने अपना आधा शेक खत्म किया, फिर ईथन के नारियल वाले ड्रिंक को देखने लगी। क्या तुम्हारा वाला अच्छा है? इसके बारे में सोचना भी मत। बस एक घूंट। ठीक है, बस एक घूंट। ग्रेस ने उसका कप पकड़ा और एक बड़ा घूंट लिया। आधा कप खाली कर दिया। अरे, ईथन ने उसे वापस झपटा। ऑप्स! उसने डकार ली। ये अच्छा था। ईथन ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने चम्मच से उसके जिंजर वनीला आइसक्रीम का एक बड़ा टुकड़ा निकाल लिया। अरे, वो मेरा है। शुक्रिया, ईथन ने उसे खाते हुए कहा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हें काट लूंगी। तुम इंसानी कपड़ों में एक कुत्ते हो और तुम एक सुअर हो। इसका मतलब तुम एक पत्ता गोभी हुई। सुअर पत्ता गोभी खाते हैं। जब वे बहस कर रहे थे, फूलों वाली ड्रेस पहनी एक छोटी बच्ची लाल गुलाबों की टोकरी लिए उनके पास आई। फूल, सुंदर लेडी के लिए फूल। बच्ची ने बड़ी आंखों से उनकी ओर देखा। नहीं शुक्रिया, प्यारी, ग्रेस ने नरमी से कहा। बच्ची ईथन की ओर मुड़ी। साहब, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक फूल खरीद लीजिए। $5। ग्रेस ने अपनी आंखें घुमाई। बच्ची, तुम गलत जगह कोशिश कर रही हो। ईथन ने बच्ची को देखा। इतनी रात को एक बच्चे का बाहर काम करना ठीक नहीं था। पूरी टोकरी कितने की है? बच्ची रुकी। सारे फूलों के? मेरे पास $15। ये लो $20। बाकी रख लो। ईथन ने उसे नोट थमाया। वाह, शुक्रिया साहब, आपकी शादी सफल हो। वो उछलती हुई चली गई। शादी। ग्रेस ने अपना माथा पीट लिया। ये बच्चे भी। रुको, तुम इन सब का क्या करने वाले हो? तुम्हें देने के लिए? ईथन ने गुलदस्ता आगे बढ़ाते हुए कहा। ग्रेस जम गई। लाल फूलों को घूरने लगी। मेरे लिए? ग्रेस ने खुद की ओर इशारा किया। खैर, मैं गुलाब पकड़े हुए अच्छा नहीं लगूंगा। ईथन मुस्कुराया। इन्हें ले लो। ग्रेस ने गुलदस्ता ले लिया। उसका चेहरा एक सच्ची मुस्कान से खिल उठा। ठीक है, मैं इन्हें मजबूरी में स्वीकार कर लेती हूँ। उसने उन्हें सूंघा। ये अच्छे हैं, इनका जो मन चाहे करो। मैं इन्हें हमेशा जिंदा रखूंगी, उसने ऐलान किया। वे वापस अपने ब्लॉक की ओर चल दिए। जैसे ही उन्होंने साइकिलें खड़ी की, टैंक अंधेरे से बाहर आया। वाह, ईथन भाई, ग्रेस, गुलाब? टैंक ने अपनी भौहें मटकाई। आखिरकार तुमने अपनी चाल चल ही दी, है ना? ग्रेस बुरी तरह शर्मा गई। चुप रहो टैंक, ये सस्ते मिल रहे थे। वो मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ भागी। मुझे इन्हें पानी में रखना है। टैंक ने ईथन को कोनी मारी। सस्ते में? बच्ची बेच रही थी। बुरा लगा तो ले लिए। ईथन ने कंधे उचकाए। हाँ हाँ, समझ गया। टैंक ने उसे थम्स अप दिया। ग्रेस अपने अपार्टमेंट में भागी। एक फूलदान ढूंढा, उसमें पानी भरा और गुलाबों को सजाया। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर उन्हें निहारने लगी। उसे पहले भी स्कूल के लड़कों से फूल मिले थे, लेकिन ये कुछ अलग महसूस हो रहे थे। अगली सुबह ठीक 8 बजे ईथन और टैंक अपनी साइकिल से कमर्शियल इलाके की गली में पहुंचे। दूर से ईथन ने हेनरी पेन और उसकी छोटी बहन हाना को बंद दुकान के बाहर फुटपाथ पर बैठे देखा। ईथन वहां रुका। हेनरी, तुम जल्दी आ गए। हेनरी जल्दी से खड़ा हुआ और अपनी पुरानी पैंट झाड़ी। नमस्ते मिस्टर फोर्ड, बस तैयार रहना चाहता था। तुम यहाँ कब से हो? 6 बजे से। ईथन ने आह भरी। क्या तुमने कुछ खाया है? हमारे पास अभी भी वो स्नैक्स बचे थे जो आपने दिए थे। ईथन ने अपना सिर हिलाया। स्नैक्स नाश्ता नहीं होते। उसने अपनी जेब से $10 का नोट निकाला। कोने वाली दुकान पर जाओ। हैना के लिए बैगल्स, मक्खन, कॉफी और दूध ले आओ, और मेरे और टैंक के लिए भी काफी ले आना। हेनरी पैसे को देखते हुए हिचकिचाया। जाओ, ये एक ऑर्डर है, ईथन ने प्यार से कहा। जी सर। हेनरी ने पैसे पकड़े और दौड़ पड़ा। ईथन ने दुकान का ताला खोला। ये दुकान अभी बस एक कंक्रीट का ढांचा थी। ईथन ने पिछली रात ही इसके नक्शे तैयार कर लिए थे। वो एक आधुनिक और खुला लेआउट चाहता था, जो मुकाबले में खड़े बाकी लोगों के होश उड़ा दे। टैंक, ये रही लिस्ट। रेंटल सेंटर जाओ। हमें एक हैमर ड्रिल, एक चौक लाइन और एक लेवल चाहिए। अभी लाया बॉस। 20 मिनट बाद वे चारों फर्श पर बैठकर बैगल्स खा रहे थे।
हेनरी ऐसे खा रहा था जैसे उसने हफ्ते भर से खाना न देखा हो और नन्ही हैना के चेहरे पर क्रीम चीज की मूछें बन गई थीं। धीरे खाओ, ईथन ने हैना को नैपकिन देते हुए कहा। अभी बहुत सारा खाना है। जब खाना खत्म हो गया तो हेनरी ने बड़े एहसान के साथ ईथन की ओर देखा। मिस्टर फोर्ड, मेरा पेट पहले कभी इतना नहीं भरा। मेरे साथ रहो और तुम कभी भूखे नहीं रहोगे, ईथन ने कहा। हम इस जगह को ठीक करने वाले हैं। मैं तुम लोगों के लिए पोर्टेबल बिस्तर भी किराए पर ले रहा हूँ, ताकि जब तक मरम्मत पूरी न हो जाए, तुम पीछे वाले कमरे में सो सको। उसके बाद मैं तुम्हें एक असली अपार्टमेंट ढूंढने में मदद करूंगा। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे बताइए कि क्या करना है। आज मैं तुम्हें दीवारें काटना सिखा रहा हूँ। हमें नया बिजली का काम करना है। ये धूल भरा काम है। मुझे धूल की परवाह नहीं है। ईथन ने पूरी सुबह हेनरी को चौक लाइन से दीवारों पर निशान लगाना और हैमर ड्रिल से तारों के पाइप के लिए रास्ते बनाना सिखाया। ये कड़ी मेहनत का काम था, लेकिन हेनरी ने इसे इतनी तेजी से किया कि ईथन थोड़ा डर गया। वो लड़का अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बेचैन था। अच्छा काम किया, हेनरी, ईथन ने एक सीधी कटी हुई लाइन को देखते हुए कहा। तुम इसमें माहिर हो। हेनरी का चेहरा चमक उठा। बरसों बाद पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी। याद रखना, ईथन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, रफ्तार से ज्यादा जरूरी काम की क्वालिटी है। तुम पूरी दुकान की बिजली का काम कर रहे हो। अगर जल्दबाजी की तो दुकान जल जाएगी, समझे? जी सर। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। काम का समय सुबह 8 से 12 और फिर दोपहर 3 से 5 है। दोपहर के आराम के समय पड़ोसियों को परेशान मत करना। शाम 5 बजे तक उन्होंने काफी काम कर लिया था। ईथन ने अपनी घड़ी देखी। वो साफ सुथरा होकर और शर्ट बदलकर अपनी डिनर मीटिंग के लिए तैयार था। टैंक, चलो, हमें सैल से मिलना है। वे सैल की कंप्यूटर रिपेयर की दुकान पर गए, फिर वहां से टैक्सी लेकर शहर के एक महंगे स्टेक हाउस गोल्डन स्टीयर पहुंचे। सैल हिगिंस बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था। वो एक सस्ते सूट में थोड़ा असहज दिख रहा था। ईथन, मेरे बच्चे, उसने कंधे थपथपाए। बड़ी रात है। मैंने यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट ऑफिस से प्रोफेसर हॉल को बुलाया है। वो अपने एक होनहार छात्र को ला रहे हैं। हम बिजनेस बढ़ाने की बात करेंगे। ईथन ये खेल जानता था। सैल चाहता था कि ईथन यूनिवर्सिटी के सस्ते मजदूरों को ट्रेनिंग दे, ताकि सैल अपना बिजनेस बढ़ा सके और ईथन को उसकी मेहनत के सही पैसे भी न देने पड़े। चलिए खाते हैं, ईथन ने कहा। तो हम वाकई ये कर रहे हैं? टैंक ने रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए फुसफुसाकर कहा। वो बाहर खड़ी महंगी कारों को देख रहा था। बस वैसा करना जैसा मैं करूं, ईथन ने कहा। घबराओ मत, ये सिर्फ एक डिनर है। उन्हें एक प्राइवेट कैबिन में ले जाया गया। सैल ने कुछ स्टार्टर्स मंगवाए। कुछ ही मिनटों बाद दरवाजा खुला। एक भारी शरीर वाला आदमी अंदर आया। उसके पीछे एक घमंडी दिखने वाला युवक था, जिसने कॉलेज की जैकेट पहनी हुई थी। प्रोफेसर हॉल, सैल उछलकर खड़ा हो गया। बहुत खुशी हुई कि आप आ पाए। सैल, मिलकर अच्छा लगा। प्रोफेसर हॉल ने हाथ मिलाया। फिर उनकी नजरें ईथन पर टिकी। तो ये वही होनहार लड़का है जिसके बारे में तुमने बताया था? ईथन फोर्ड, ईथन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी पकड़ मजबूत थी और आंखें आत्मविश्वास से भरी थी। प्रोफेसर हॉल की भौं तन गई। वे किसी शर्मीले किताबी कीड़े की उम्मीद कर रहे थे, इस आत्मविश्वासी युवक की नहीं। खुशी हुई। मैं प्रोफेसर हॉल हूं और ये लूक बार्न्स है, मेरी यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के बेहतरीन छात्रों में से एक। लूक ने बेमन से हाथ मिलाया और अजीब सी मुस्कान दी। नमस्ते लूक, मिलकर अच्छा लगा, ईथन ने कहा। मैंने सुना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत शानदार है। हाँ, है, लूक ने नीची नजरों से देखते हुए कहा। वहाँ एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। तुम कहाँ पढ़ते हो? कम्युनिटी कॉलेज? हाई स्कूल में हूँ, ओक क्रीक हाई। आखिरी साल। लूक जोर से हंसा। हाई स्कूल? सैल, मुझे लगा तुमने कहा था कि वो एक्सपर्ट है। प्रोफेसर हॉल को लूक की बदतमीजी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने उसे टोका नहीं। सैल बीच में बोला, वो है, ईथन हार्डवेयर का जादूगर है। वे सब बैठ गए। एक वेटर आया। वाइन की लिस्ट।
प्रोफेसर हॉल ने पूछा। सैल घबरा गया। उसे वाइन के बारे में कुछ नहीं पता था। हमारे लिए घर वाली लाल वाली ले आओ। ईथन ने वाइन लिस्ट उठा ली जो वेटर ने छोड़ी थी। दरअसल ईथन ने बड़ी सफाई से कहा, अगर मैं मशवरा दूं तो पेज नंबर 3 पर 96 कैबिनेट बहुत बढ़िया है। इसमें गहरे चेरी का स्वाद है। ये उस स्टेक के साथ बहुत अच्छी लगेगी जिसे प्रोफेसर हॉल देख रहे हैं। मेज पर सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर हॉल ने ईथन को नए सम्मान के साथ देखा। तुम्हें वाइन की जानकारी है? मेरे पिता रविवार को एक गिलास पीना पसंद करते हैं। ईथन ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैंने वहीं से थोड़ा बहुत सीख लिया। मैं उसी की एक बोतल लूंगा। प्रोफेसर हॉल ने वेटर से कहा, बेहतरीन चुनाव। जैसे ही वाइन डाली गई, उन्होंने वेटर को ईथन के लिए भी एक गिलास डालने का इशारा किया। उसकी उम्र कम होने के बावजूद ये एक प्राइवेट रूम था और जहां पैसे की बात आती थी वहां सैल को कानून की परवाह नहीं थी। प्रोफेसर हॉल ने ईथन से बात शुरू की, तो ईथन, सैल मुझे बता रहा है कि तुम उन मदरबोर्ड्स को ठीक कर रहे हो जिन्हें कंपनियां कचरा मानकर फेंक देती हैं। ये सिर्फ लॉजिक की बात है, ईथन ने अपने गिलास को घुमाते हुए कहा, हालांकि उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। वोल्टेज की जांच करें। ज्यादातर लोग पहला कैपेसिटर खराब मिलते ही हार मान लेते हैं। लूक को लगा कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। उसने बीच में टोकते हुए कहा, यह सिर्फ हार्डवेयर हैकिंग है, असली भविष्य सॉफ्टवेयर है। मैं सहमत हूं, ईथन ने कहा। इसीलिए मैं C++ और जावा पर ध्यान दे रहा हूं, खासकर नई JDK 1.2 लाइब्रेरीज पर। इसके स्विंग कंपोनेंट्स UI डेवलपमेंट को पूरी तरह बदल देंगे। लूक का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम जावा जानते हो? बस थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। प्रोफेसर हॉल खुशी से हंस पड़े। सैल, तुमने हीरा ढूंढा है। एक हाई स्कूल का बच्चा JDK लाइब्रेरीज पर चर्चा कर रहा है। अविश्वसनीय। लूक हार मानकर अपनी कुर्सी पर धंस गया। साल का चेहरा चमक उठा। देखा, मैंने कहा था ना। अब प्रोफेसर हॉल, उस पार्टनरशिप के बारे में क्या ख्याल है? ईथन उन्हें देख रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि साल क्या कर रहा है। वो तो बस एक चारा था। साल चाहता था कि यूनिवर्सिटी के छात्र इंटर्नशिप के लिए उसकी दुकान पर आएं, जहां ईथन उन्हें मुफ्त में ट्रेनिंग दे और सैल मरम्मत की फीस अपनी जेब में रखे। ईथन, सैल ने आगे झुकते हुए कहा, प्रोफेसर हॉल अगले महीने हमें 10 छात्र भेज सकते हैं। तुम उन्हें अपने रिपेयर के तरीके सिखाना। हम 3 नई दुकानें खोलेंगे। तुम चीफ टेक्निकल ऑफिसर होगे। और रही बात पैसों की, पैसे? ईथन ने पूछा। हम मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। जाहिर है, खर्चों को निकालने के बाद, सैल ने जल्दी से कहा। ईथन मुस्कुराया। ये एक शानदार ऑफर है सैल, लेकिन मेरी बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं और कॉलेज के आवेदन भी करने हैं। मेरे पास ट्रेनिंग एकेडमी चलाने का समय नहीं है। साल का चेहरा उतर गया। ईथन, जल्दबाजी मत करो। कॉलेज इंतजार कर सकता है। ये एक बड़ा मौका है। शिक्षा सबसे पहले आती है। ईथन ने एक समझदार, बड़े इंसान की तरह कहा। सही कहा ना, प्रोफेसर हॉल? प्रोफेसर हॉल ने समझदारी से सिर हिलाया। लड़का सही कह रहा है। कॉलेज छोड़ना ठीक नहीं होगा। उन्होंने ईतन की ओर देखा। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है बेटा। इस सैल की बातों में आकर अपना रास्ता मत भटकना। डिनर खत्म होते समय सैल हताश दिख रहा था और प्रोफेसर हॉल प्रभावित। बाहर निकलते समय प्रोफेसर हॉल ने ईतन को अपना कार्ड दिया। ग्रेजुएशन के बाद मुझे कॉल करना। शायद मैं तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप का कुछ इंतजाम कर सकूं। शुक्रिया सर। बाहर सैल ने उन्हें लिफ्ट तक नहीं दी और गुस्से में अपनी कार की तरफ बढ़ गया। ईतन और टैंक ने टैक्सी ली। ये बहुत खतरनाक था, टैंक ने कहा। सैल, ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें जान से मार देगा। उसे समझ आ गया है कि वो फेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ईतन ने कहा। टैंक, सैल जैसे आदमी पर कभी भरोसा मत करना। अगर मैं उन छात्रों को सिखा देता तो जैसे ही वे सोल्डरिंग आयन पकड़ना सीखते, वो मुझे नौकरी से निकाल देता। बाप रे, दुनिया बहुत मतलबी है। हाँ, इसीलिए हम अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। वे रात 10 बजे के करीब अपने ब्लॉक पहुंचे। ईतन को महसूस हुआ कि उसके कपड़ों से सिगरेट के धुएं और वाइन की महक आ रही है। मैं इस हालत में घर नहीं जा सकता, ईतन ने अपनी शर्ट को सूंघते हुए कहा। माँ मुझे मार डालेगी और पिताजी मेरी लाश ही ठिकाने लगा देंगे।
मेरे यहाँ सो जाओ, टैंक ने ऑफर दिया। तुम्हारे पिता घर पर हैं और वो मुझसे नफरत करते हैं। ईथन ने बिल्डिंग की ओर देखा। ग्रेस के माता पिता वीकेंड के लिए शहर से बाहर थे। मैं ग्रेस के यहाँ जा रहा हूँ, ईथन ने फैसला किया। गुड लक भाई, टैंक ने हाथ हिलाते हुए कहा और चला गया। ईथन को अब नशा महसूस हो रहा था। डिनर का उत्साह अब कम हो रहा था और उसे चक्कर आ रहे थे। उसने सीढ़ियां चढ़ीं और धीरे से ग्रेस का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ग्रेस की आवाज अंदर से आई। मैं हूं ईथन। दरवाजा थोड़ा सा खुला। ग्रेस वहां एक लंबी टी शर्ट में खड़ी थी। बाल बिखरे हुए थे और वो अपनी आंखें मल रही थी। गलियारे की रोशनी में उसकी गर्दन देखकर एक पल के लिए ईथन की सांसें रुक गईं। ईथन, तुम्हारे अंदर से कैसी महक आ रही है? क्या तुम शराब की भट्टी में गिर गए थे? उसने अपनी नाक सिकोड़ी। और सिगरेट भी? अंदर आओ, ईथन ने उसे धक्का देते हुए फुसफुसाकर कहा। मेरी माँ घर पर है, मैं नीचे नहीं जा सकता। वो उसके सोफे पर गिर पड़ा। तुम अविश्वसनीय हो, ग्रेस ने दरवाजा बंद करते हुए उसे डांटा। तुम शराब पीने गए थे। तुम एक हाई स्कूल के छात्र हो। ईथन, अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो। बिजनेस मीटिंग थी, ईथन ने आंखें बंद करते हुए बुदबुदाया। प्रोफेसर हॉल, वाइन, तुम नशे में हो। ग्रेस ने कमर पर हाथ रखकर आह भरी। मुझे तुम्हें बाहर निकाल देना चाहिए। प्लीज ऐसा मत करो। उसने उसकी ओर देखा। वो सोफे के कुशन पर एकदम असहाय पड़ा था। ठीक है, लेकिन तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। वो बाथरूम गई और एक गीला कपड़ा लेकर आई। वो उसके पास बैठ गई। सीधे रहो, उसने उसका चेहरा पोंछा। ठंडा पानी बहुत अच्छा लग रहा था। ईथन ने आंखें खोली। ग्रेस का चेहरा उसके बहुत करीब था। वो चिंतित दिख रही थी। शुक्रिया ग्रेस, चुप रहो बेवकूफ। उसने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। मैं उस धुएं की महक से अपना सोफा खराब नहीं होने दूंगी। इसे उतारो। ईथन ने आलस भरी मुस्कान दी। क्या तुम मेरा फायदा उठा रही हो? ग्रेस शर्म से लाल हो गई। अपने सपनों में सोचना। मैं बस ये नहीं चाहती कि इसकी महक कपड़ों में बस जाए। उसने उसकी शर्ट उतारने में मदद की। ईथन का शरीर गर्म था। ग्रेस ने उसकी छाती की ओर न देखने की कोशिश की और इस बात को नजरअंदाज किया कि गर्मियों की छुट्टियों में ईथन काफी तंदुरुस्त हो गया था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने उस पर एक कंबल बार डाल दिया। सो जाओ। अगर उल्टी की तो सफाई तुम्हें ही करनी होगी। ईथन गहरी नींद में सो गया। कुछ समय बाद उसकी प्यास से आंख खुली। उसका गला रेगिस्तान की तरह सूख रहा था। पानी। पास की कुर्सी पर पड़ रही ग्रेस ने आह भरी। वो किचन में गई और एक गिलास पानी ले आई। उसने उसका सिर उठाया और उसे पानी पिलाया। वो पागलों की तरह पानी पीने लगा। धीरे पियो, वो फुसफुसाई। जैसे ही उसने उसका सिर वापस कुशन पर रखा, ईथन का हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसने ग्रेस की कलाई पकड़ ली। ग्रेस, वो उसके करीब आई। क्या? क्या तुम्हें बाल्टी चाहिए? मत जाओ, वो बुदबुदाया। उसकी आंखें आधी खुली थीं और वो सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। रुको, मैं यही हूं। ईथन ने उसे खींचा। अचानक हुए इस खिंचाव से ग्रेस अपना संतुलन खो बैठी और आगे की ओर गिर गई। उसका चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। ईथन, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे इतनी गहराई से देख रहा था कि ग्रेस के पैरों की उंगलियां तक सिहर उठीं। फिर सहज भावना या शराब के असर में उसने अपना सिर उठाया और अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। ग्रेस सुन्न पड़ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये किसी फिल्म जैसा केस नहीं था। इसमें टूथपेस्ट और वाइन का स्वाद था, लेकिन ये बिजली के झटके जैसा महसूस हुआ। ईथन पीछे हटा, उसका सिर वापस तकिए पर जा गिरा और वो तुरंत फिर से सो गया। ग्रेस झटके से पीछे हटी और अपने होंठों को छुआ। उसका दिल पिंजरे में कैद पक्षी की तरह तेजी से धड़क रहा था। तुम कमबख्त इंसान, वो उसके सोते हुए चेहरे को देखते हुए फुसफुसाई। तुमने मेरा पहला किस छीन लिया और फिर सो गए। उसने एक तकिया उठाया और उसके मुंह पर दे मारा। वो टस से मस नहीं हुआ। वो पैर पटकती हुई अपने बेडरूम में गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसने अपना चेहरा अपने खिलौने में छिपा लिया। उसे याद भी नहीं रहेगा कि उसने मुझे किस किया है। ग्रेस मुश्किल से सो पाई। हर बार जब वो आंखें बंद करती, उसे उसके होंठ महसूस होते।
सुबह के 3 बजे के करीब उसने गलियारे में लड़खड़ाने की आवाज़ सुनी। बाथरूम का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। फिर सन्नाटा छा गया। आखिरकार उसकी भी आंख लग गई। सुबह की धूप उसके चेहरे पर लेज़र की तरह पड़ी। ग्रेस कराहते हुए दूसरी तरफ मुड़ी। उसका हाथ किसी गर्म और ठोस चीज़ से टकराया। उसने आंखें खोलीं। ईथन उसके बगल में उसके बिस्तर पर सो रहा था। ग्रेस जोर से चिल्लाई। ईथन हड़बड़ाकर जागा और हाथ पैर मारने लगा। क्या? कौन मर रहा है? उसने चारों ओर देखा। गुलाबी दीवारें, खिलौने और ग्रेस उसे ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे उसका खून कर देगी। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? ग्रेस चिल्लाई और उसे लात मारी। धम! ईथन फर्श पर जा गिरा। आउच! ग्रेस, ये क्या बकवास है? बाहर निकलो, ठरकी कहीं के। रुको, रुको! ईथन ने अपने हाथ ऊपर किए। मैं पेशाब करने के लिए जागा था। शायद मैं गलत कमरे में आ गया। अंधेरा था ना? ग्रेस ने चादर को अपनी ठुड्डी तक खींच लिया। क्या हमने? नहीं, मैंने अपनी पैंट पहनी हुई है। ईथन ने चेक किया। शायद। हे भगवान! ग्रेस ने अपना सिर हाथों में पकड़ लिया। तभी सामने के दरवाजे पर दस्तक हुई। ग्रेस, क्या तुम जाग गई हो? ये मैरी फॉर्ड थी, ईथन की माँ। ईथन की आंखें फैल गईं। मेरी माँ? अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो? ग्रेस घबराते हुए फुसफुसाई। मुझे छुपाओ। कहाँ? बिस्तर के नीचे। मैरी ने फिर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलो, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। ग्रेस बिस्तर से कूदी, अपने बाल ठीक किए और बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर की ओर चिल्लाई। आ रही हूँ मिसेस फोर्ड, मैं बस कपड़े बदल रही हूँ। उसने ईथन को अलमारी की तरफ धक्का दिया। अंदर घुसो। मैं अलमारी में नहीं जाऊंगा। घुसो। उसने अलमारी का दरवाज़ा उस पर बंद कर लिया और सामने के दरवाजे की तरफ भागी। नमस्ते मिसेस फोर्ड, ग्रेस ने हाँफते हुए कहा। मैरी ने उसे देखा। सब ठीक है? तुम्हारा चेहरा लाल लग रहा है। बस कसरत कर रही थी। सुबह की कसरत। अच्छा, क्या तुमने ईथन को देखा है? वो अपने बिस्तर पर नहीं था। ईथन? ग्रेस की आवाज़ थोड़ी पतली हो गई। ओह, वो टैंक के यहाँ रुक गया था। उसने मुझे फ़ोन किया था। कहा था कि वे लड़कों वाली मस्ती कर रहे हैं। मैरी ने आह भरी। वो लड़का भी ना। ठीक है, शुक्रिया ग्रेस। मैरी चली गई। ग्रेस ने दरवाज़ा लॉक किया और उससे सटकर बैठ गई। क्या खतरा टल गया? बेडरूम से ईथन की आवाज़ आई। वो शर्मिंदा सा बाहर आया। तुम्हारा मुझ पर उधार रहा, ग्रेस ने उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। बहुत बड़ा उधार। मुझे पता है। ईथन मुस्कुराया। नाश्ता मेरी तरफ से। डील। और ईथन? हाँ? ग्रेस ने उसकी ओर देखा। वो किसके बारे में पूछना चाहती थी? वो जानना चाहती थी कि क्या उसे कुछ याद है, लेकिन उसके बेखबर और उतरते नशे वाले चेहरे को देखकर उसे जवाब मिल गया। मेरे घर से बाहर निकलो। जी मैम। चैप्टर 37। अगली सुबह वो अजीबो-गरीब स्थिति लगभग खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह उनकी पुरानी नोक-झोंक ने ले ली थी। वे अपनी साइकिलों से स्कूल की ओर जा रहे थे। ताज़ी हवा से ईथन के सिर का बचा-कुचा दर्द भी दूर हो गया था। रुको! ग्रेस चिल्लाई। ईथन ने ब्रेक मारे। क्या हुआ? तुमने वादा किया था। नाश्ता टैक्स। उसने एक किराने की दुकान की तरफ इशारा किया। मुझे रॉकेट पॉप चाहिए। सुबह के 7 बजे रहे हैं। क्या मैंने रुककर बोला? ईथन ने आह भरी और अंदर गया। वो 2 लाल, सफेद और नीले रंग की रॉकेट पॉप लेकर बाहर आया। ग्रेस ने अपनी कैंडी खोली और एक बड़ा टुकड़ा खाया। चैंपियंस का नाश्ता। ईथन उसे देख रहा था। वो बड़े चाव से कैंडी खा रही थी। तुम्हारे होठों पर कुछ लगा है, उसने अपने होठों की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या? छोड़ो, कुछ नहीं। वे स्कूल के पास बन रही एक नई दुकान के सामने से गुजरे। वहां एक बैनर लगा था, साइबर कैफे जल्द ही खुल रहा है। ग्रेस की साइकिल की रफ्तार धीमी हो गई। खिड़की से वे कंप्यूटर टावरों की कतारें देख सकते थे, जिन्हें अनबॉक्स किया जा रहा था। वाह! ग्रेस ने कहा। साइबर कैफे? हाँ, यही भविष्य है, ईथन ने कहा। काश मैं जा पाती, ग्रेस ने उदासी से कहा। लेकिन $5 प्रति घंटा, ये तो लूट है। तुम्हें कंप्यूटर चाहिए? ईथन ने पूछा। किसे नहीं चाहिए? पर मेरे पापा कहते हैं कि वे बहुत महंगे हैं। एक अच्छा कंप्यूटर कम से कम $2000 का आता है। ईथन मन ही मन मुस्कुराया। अगर तुम सही बंदे को जानते हो तो नहीं। चलो, हमें देर हो जाएगी।
उस दोपहर वे ग्रेस के कमरे में पढ़ रहे थे। कैलकुलस जो ग्रेस की जान का दुश्मन था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो बिस्तर पर पीछे की ओर गिरते हुए कराह उठी। हमें एक कर्व के नीचे का एरिया जानने की क्या ज़रूरत है? मैं इसे कभी इस्तेमाल नहीं करने वाली। ये लॉजिक के बारे में है, ईथन ने उसके डेस्क पर बैठते हुए कहा। वो अपनी कुर्सी घुमाकर पीछे मुड़ा। ग्रेस, ये देखो। वो उठकर बैठी। उसकी शर्ट थोड़ी ढीली थी। ईथन की नजरें अनजाने में नीचे चली गई। ग्रेस ने उसकी नजर का पीछा किया। उसने अपनी छाती ढंकते हुए जोर से सांस ली। ईथन फोर्ड, मैं नहीं देख रहा था, तुम बिल्कुल देख रहे थे। उसने एक तकिया उठाया और उस पर टूट पड़ी। हमला। वे फर्श पर कुश्ती करने लगे। ग्रेस उसे हेडलॉक में फंसाने की कोशिश कर रही थी और ईथन उसे चोट पहुंचाए बिना खुद को बचाने की कोशिश में हंस रहा था। हार मान लो, वो उसके पेट पर बैठते हुए चिल्लाई। कभी नहीं। दरवाजा खुला। लिली मिलर, ग्रेस की माँ, नाश्ते की ट्रे लेकर वहां खड़ी थी। वो अपनी बेटी को पड़ोसी के लड़के के ऊपर बैठा देख हैरान रह गई। ओह मेरे खुदा, लिली ने कहा। ग्रेस इतनी तेजी से ईथन के ऊपर से हटी कि वो दीवार से टकराते टकराते बची। माँ, हम बस पढ़ रहे थे फिजिक्स। मोमेंट। ईथन ने खड़े होकर अपनी शर्ट ठीक की। नमस्ता मिसेस मिलर। ग्रेविटी बिल्कुल सही काम कर रही है। लिली ने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की। मैं देख रही हूँ। खैर, मैं नाश्ता लाई हूँ। ग्रेस के लिए दूध और ईथन के लिए संतरे का जूस। उन्होंने ट्रे नीचे रख दी। कोशिश करना कि फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट कम से कम हों, ठीक है? उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ग्रेस ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। मैं मर जाऊंगी। मैं शर्मिंदगी के मारे सचमुच मर जाऊंगी। तुम्हारी माँ कूल है, ईथन हंसा। उसने अपना जूस उठाया। ग्रेस ने अपनी घबराहट शांत करने के लिए दूध का एक बड़ा घूंट भरा, जिससे उसके ऊपरी होंठ पर दूध की एक सफ़ेद मूंछ बन गई। ईथन उसे एकटक देखने लगा। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो सफ़ेद दूध, उसके गुलाबी होंठ और शर्म से लाल गाल चमक रहे थे। क्या हुआ? ग्रेस ने उसकी नज़र को भांपते हुए पूछा। उसने अपने होंठ चाटे। ईथन आगे की ओर झुका। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। क्या मैं तुम्हारे दूध का एक घूंट ले सकता हूँ? ग्रेस की पलकें झपकी। क्या? तुम्हें तो दूध से नफरत है? शायद मैंने अपना इरादा बदल लिया है। ग्रेस की सांसें थम गईं। एक पल के लिए कमरे की हवा भारी हो गई। उसमें वैसी ही बिजली सी महसूस हुई जैसी सोफे वाली रात को हुई थी। तभी गलियारे में फोन की घंटी बजी। बच गए, ग्रेस फुसफुसाई। वो फोन कॉल ग्रेस के लिए नहीं था, वो ईथन के लिए था। हेलो, ईथन, मैं एपेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से मिस्टर गिल्स बोल रहा हूँ। मिस्टर गिल्स, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ईथन ने अपनी आवाज़ पेशेवर रखी। देखो, उन पार्ट्स के बारे में जिन्हें तुम देखना चाहते थे, मेरा बॉस इन्वेंट्री साफ करने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। अगर तुम सबसे पहले सामान चुनना चाहते हो, तो तुम्हें कल आना होगा। ईथन मुस्कुराया। मजबूरी बिजनेस के लिए अच्छी होती है। मैं आ जाऊंगा, लेकिन दाम सही होने चाहिए। बस आकर देख लो। ईथन ने फोन काट दिया। वो कौन था? ग्रेस ने उसके वापस आने पर पूछा। बस एक सप्लायर। बोरिंग बिजनेस की बातें। तुम्हारा सप्लायर है? तुम किसी ड्रग डीलर की तरह बात कर रहे हो। हार्डवेयर डीलर। इसकी लत उससे भी ज्यादा लगती है। शनिवार की सुबह ईथन और टैंक एपेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर खड़े थे। ये एक अस्त-व्यस्त गोदाम था, जो पुराने मॉनिटर और टावरों के ढेर से भरा था। मिस्टर गिल्स, एक पसीने से लथपथ आदमी, उन्हें पीछे की ओर ले गए। ये रहा, कंप्यूटरों का कब्रिस्तान। 25 कंप्यूटर टावर एक ढेर में पड़े थे। वे गंदे थे और कुछ के साइड पैनल भी गायब थे। ये एक बंद हो चुके स्टार्टअप ऑफिस से आए हैं, मिस्टर गिल्स ने कहा। पेंटियम 2 अच्छी चिप्स है। ईथन ने एक को खोलकर देखा। 1997 के मॉडल। मदरबोर्ड अच्छे थे, रैम स्लॉट भी ठीक थे, लेकिन हार्ड ड्राइव या तो खराब थीं या गायब, और पावर सप्लाई भी खत्म हो चुकी थी। ये कचरा है, ईथन ने सपाट लहजे में कहा। इन्हें बस थोड़े से प्यार की जरूरत है। मिस्टर गिल्स ने मिन्नत की। मिस्टर गिल्स, इसके आधे पुर्जे जल चुके हैं। मैं यहाँ कबाड़ खरीद रहा हूँ। ईथन ने जैसे किसी टायर को लात मारी हो। मैं इस पूरे ढेर के लिए $2000 दूंगा। 2000?
मैं ऐसा नहीं कर सकता। 4,000, 2,000, 500, आज ही नकद, और आप इन्हें मेरी दुकान पर डिलीवर करेंगे। मिस्टर गिल्स ने कचरे के उस ढेर की ओर देखा जो कीमती जगह घेर रहा था। ठीक है, 2,500। ईथन ने हाथ मिलाया। 8 स्ट्रीट वाली दुकान पर पहुंचकर हेनरी और टैंक ने सामान उतारने में मदद की। हम इनका क्या करने वाले हैं? धूल में खांसते हुए टैंक ने पूछा। हम इन्हें फिर से बनाएंगे, ईथान ने कहा। हम काम करने वाले पार्ट्स को मिलाएंगे, खराब हो चुके पार्ट्स के लिए सस्ते रिप्लेसमेंट खरीदेंगे, विंडोज 98 डालेंगे और उन्हें स्टार्टर पीसी की तरह बेचेंगे। कितना प्रॉफिट? हमने उन्हें $100 में एक खरीदा है। हम पार्ट्स में 50 लगाएंगे, हम उन्हें 400 में बेचेंगे। मैथ का शुक्रिया, ये बहुत सारा पैसा है। काम पर लग जाओ। ईथान ने पूरी दोपहर हेनरी को सिखाया कि चेसिस को कैसे खोलते हैं। उसी के बीच में हेनरी का हाथ स्क्रू ड्राइवर से फिसल गया और उसकी उंगली में चोट लग गई। आउच! ईथान ने अपना सोल्डरिंग आयरन गिरा दिया। मुझे देखने दो, ये एक गहरा कट था। ईथान ने तुरंत फर्स्ट एड किट उठाई। उसने उसे अल्कोहल से साफ किया। हेनरी को दर्द हुआ पर वो रोया नहीं और उसने इसे कसकर पट्टी से बांध दिया। सावधान रहो, ईथान ने कहा। उसकी आवाज सख्त लेकिन दयालु थी। हमें कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे हाथ अब तुम्हारी रोजी रोटी हैं। हेनरी ने पट्टी को देखा। सॉरी बॉस। सॉरी मत हो, सेफ रहो। संडे की शाम तक ईथान ने 3 मशीनों को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। वे वर्क बेंच पर धीरे से चल रहे थे। मॉनिटर्स पर विंडोज 98 का स्क्रीन सेवर 3D मेज चल रहा था। बहुत सुंदर, ईथान फुसफुसाया। उनमें से एक स्पेशल था। उसने उसके लिए सबसे अच्छे पार्ट्स बचाकर रखे थे। उसने ऑफिस वाले भद्दे रंग के बजाय केस को मैट ब्लैक स्प्रे पेंट भी किया था। वो वाला किसके लिए है? टैंक ने पूछा। ग्रेस के लिए, ईथान ने कहा। उसका बर्थडे अगले हफ्ते है। वो 18 साल की हो रही है। टैंक मुस्कुराया। बड़ा दिन। क्या तुम उसे बताने वाले हो कि तुम कैसा महसूस करते हो? मैं उसे एक कंप्यूटर देने वाला हूँ। चलो इसी से शुरू करते हैं। उसका फोन बजा। वो सैल था। ईथान, तुम कहाँ हो? मेरे यहाँ कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, ईथान ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। वो सैल की दुकान पर गया और 1 घंटे में 4 मशीनें ठीक कीं और $300 अपनी जेब में डाले। सैल उसे बहुत गौर से देख रहा था। तुम्हें पता है ईथान, मैं तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट रखने की सोच रहा था, कोई जिसे तुम सिखा सको। ईथान ने अपना बैग पैक किया। परेशान मत होइए सैल, मैं अकेले काम करता हूँ और अगर वो बीमार होता है तो मैं बीमार नहीं होता। ईथान बाहर निकल गया। उसे पता था कि सैल के साथ उसका समय खत्म हो रहा है। एक बार 8th स्ट्रीट वाली दुकान तैयार हो जाए, वो अपना खुद का बॉस होगा। उस रात वापस ग्रेस के कमरे में माहौल हल्का था। ग्रेस बिस्तर पर पेट के बल लेटी थी और एक मैगजीन पलट रही थी। ईथान डेस्क पर था। ईथान, उसने कहा। हाँ। कठफोरवा लकड़ी क्यों ठोकते हैं? ईथान रुका। कीड़े ढूंढने के लिए या छेद बनाने के लिए? छेद क्यों? ताकि वहां अपने नट्स रख सकें। ईथान ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। ग्रेस ने उस पर एक तकिया फेंका। तुम बहुत गंदे हो। तुमने ही पूछा था। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे पता है। ग्रेस उठकर बैठ गई। हे, सच में, इस हफ्ते मैथ में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि मैं सच में पास हो सकती हूँ। होना ही चाहिए। अगर तुम फेल हुई तो मेरी बदनामी होगी। ग्रेस मुस्कुराई। ये एक कोमल सच्ची मुस्कान थी जिसने ईथान के दिल में हलचल मचा दी। तुम एक अच्छे टीचर हो, ईथान। मैं कोशिश करता हूँ। उसने अपना दूध का गिलास उठाया। पास होने की खुशी में उसने पिया, जिससे फिर से दूध की मूंछ बन गई। ईथान ने अपनी कुर्सी घुमाई। उसने दूध को देखा। उसने उसके होंठों को देखा। ग्रेस, हाँ, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? तुम फिर से मेरा दूध चुराने वाले हो। बस उन्हें बंद करो। वो हिचकिचाई, फिर उन्हें बंद कर लिया। उसकी पलकें उसके गालों पर फड़फड़ा रही थी। ईथान आगे झुका। उसने दूध नहीं पिया। उसने उसे किस नहीं किया। उसने हाथ बढ़ाया और अपने अंगूठे से धीरे से दूध पोंछ दिया। ग्रेस की आंखें झटके से खुल गईं। तुम्हारी मूंछ थी, ईथान फुसफुसाया।
ग्रेस एकदम लाल हो गई। उसने उसका हाथ झटक दिया। तुमने चिढ़ाया, लेकिन इस बार उसने उसे तकिए से नहीं मारा। पूरा हफ्ता धूल, सोल्डर के धुएं और मैथ के सवालों के बीच बीत गया। शुक्रवार तक 8th स्ट्रीट पर दुकान पूरी तरह बदल चुकी थी। हेनरी ने बिजली का काम पूरा कर लिया था। दीवारें एकदम सफेद रंग से रंगी गई थीं। ठीक किए गए कंप्यूटर टैंक द्वारा बनाई गई एक मेज पर सजे थे। ये एक असली बिजनेस जैसा लग रहा था। हम मंडे को खुल रहे हैं, ईथान ने अपनी टीम को बताया। टैंक, तुम सेल्स देखोगे। हेनरी, तुम टेक सपोर्ट देखोगे। हैना का क्या? हेनरी ने पूछा। हैना सबका हौसला बढ़ाएगी। ईथान उस छोटी बच्ची को देखकर मुस्कुराया जो कोने में क्रेयॉन से चित्र बना रही थी। ईथान ने उस काले कंप्यूटर टावर को देखा जिसे उसने बनाया था। उसने उस पर से धूल पोंछी। ये एकदम सही था। पेंटियम 2 प्रोसेसर, 64 MB रैम, एक वूडू ग्राफिक्स कार्ड। साल 2000 के हिसाब से ये बहुत ही पावरफुल मशीन थी। उसने इसे अनप्लग किया और इसे पैक करना शुरू किया। टैंक, बाद में इसे गाड़ी में रखने में मेरी मदद करना। ईथान ने कहा, जरूर। क्या तुम कल के लिए तैयार हो? टैंक ने पूछा। ईथान ने सिर हिलाया। कल सैटरडे है, ग्रेस का 18th बर्थडे। उसने कंप्यूटर केस की चिकनी बॉडी पर अपना हाथ फेरा। 18 साल की उम्र, ग्रेस 18 साल की है। ईथान ने पुरानी यादों के साथ सोचा। हम 18 साल से एक दूसरे की जिंदगी में हैं। उसने कल्पना की कि जब वो इसे देखेगी तो उसका चेहरा कैसा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अब जाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें सुन लो। सबसे पहले तो आवाज़ के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि आवाज़ में थोड़ा फ़र्क क्यों है। भाई, बात ये है कि जिस एआई टूल का मैं प्रीमियम यूज़ करता था, उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है। मॉडल वही है, बस अभी मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इसकी टोन भी थोड़ी खराब है और इसमें शब्दों की गलतियां भी थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीमियम वाले में गड़बड़ नहीं होती थी, उसमें भी कभी-कभार 1-2 गलतियां हो जाती थीं, जो मेरे नेटवर्क की वजह से थीं, पर इस फ्री वाले में मिस्टेक थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो भाई लोग प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और हाँ, अब से कोई और दूसरे वीडियो में टारगेट नहीं रहेगा, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो 2 घंटे की रहेगी, उसमें मैं आखिरी बार टारगेट दूंगा और वो वीडियो पिछले सारे वीडियो को मिलाकर बनाऊंगा। और हाँ, इस वाले सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।